Dear students, in this section we will discuss how the complicated motion of system of object can be simplified in terms of a very special point called center of mass of the system. तो आज हम लोग यहाँ पे एक ऐसे स्पेशल पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके जानने के बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लिकेटेड मोशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे वो केस काइनेमेटिक्स का हो या लॉज ऑफ मोशन का हो या वर्क पावर एनर्जी का हो। अभी पिछले केसेस हम लोगों ने जितने भी लर्न किए थे पिछले चैप्टर्स में, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन रियल सिचुएशन में हर बार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को एज अ ट्रांसलेशनल मोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए रियल सिचुएशंस कई बार कॉम्प्लिकेटेड होंगी और विदाउट सेंटर ऑफ मास की नॉलेज के हम लोग उन मोशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लर्न करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें इसका जानना क्यों ज़रूरी है। फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सपोज हमने एक बॉल ली और विदाउट स्पिन उसको थ्रो कर दिया ग्रेविटी में, एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस अपस्ट्रीम। आपको मालूम है कि इस बॉल का जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा, और आपने इस बॉल के पाथ को काइनेमेटिक्स में एनालाइज किया था। हम लोगों ने इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे एक्सप्रेस करेंगे, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी लर्न किया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करने के लिए इस बॉल को एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट करना पड़ा था, और ऐसा करना हमारे लिए आसान भी था, क्योंकि अगर हमारा विदाउट स्पिन मोशन है तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉल इज मूविंग विद एज अ सेम वे। इस बॉल में सिचुएटेड हर पॉइंट का मोशन एकदम सिमिलर था, सिमिलर पैटर्न में था। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट, जितने भी पॉइंट थे इस बॉल के उनका डिस्प्लेसमेंट सेम था, वेलोसिटी इक्वल थी। तो हम लोग अगर यहाँ पे इस बॉल में कोई भी एक पॉइंट ले लें, से सेंटर ले लें, तो इस बॉल के मोशन को इस पॉइंट के मोशन से हम लोग रिप्लेस कर पाते थे। तो ऐसा मोशन था ट्रांसलेशनल मोशन, और हम लोग आसानी से उसको एक्सप्रेस कर पाए थे। लेकिन अगर हम लोग इस मोशन के बजाय एक दूसरा मोशन देखते हैं, हमने एक बेसबॉल बैट लिया और उसका एक एंड सपोज मैंने हेल्ड कर लिया और थ्रो कर दिया रोटेट करते हुए, और स्नैपशॉट्स लिए रेगुलर टाइम इंटरवल पे, तो कुछ इस तरह से आए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें एक पॉइंट है सी पॉइंट, जिसके मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान है। उसके मोशन को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करना जान चुके थे काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर मैं इस सी पॉइंट के अलावा कोई दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूं, हैंडल या इसके बेस के बारे में, तो इसके मोशन को अगर हम लोग डायरेक्टली एनालाइज करना चाहें, किस टाइप का मोशन है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, किस तरह से मूव कर रहा है, तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग इसको सिंप्लीफाइड ऐसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सी पॉइंट को तो एनालाइज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स से, और हम लोग ये कह सकते हैं कि अदर पॉइंट आर रोटेटिंग अबाउट सी। तो सुपर पोजिशन से हम लोग यहाँ पे इसके मोशन को टोटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि सी पॉइंट इज ट्रांसलेटिंग और अदर पॉइंट इज रोटेटिंग अबाउट सी। तो अगर हमें सी की लोकेशन मालूम हो जाए तो हम लोग यहाँ पे इसके मोशन को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। The concept of the center of mass provide us a easier way to look the motion of the system as a whole, as a superposition of the translation and rotation of the motion, right? हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन का सुपरपोजिशन करके इस मोशन को सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हाउ टू एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सपोज वो हमने पार्टिकल को डिफरेंट वे में रख दिया है। सपोज ये पार्टिकल हमारे m1, m2, m3, mn तक हैं, और इनकी पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर और rn वेक्टर तक है, और ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। तो सेंटर ऑफ मास इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2
अप टू n टर्म डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, राइट। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ये हमने एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज द एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे देखोगे कि डिनोमिनेटर में सिग्मा m जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। हम लोगों ने इसे पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस किया, लेकिन अगर हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो इन पार्टिकल्स की एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड पोजीशन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सपोज इनकी पोजीशन लिख ली x1, y1, z1 एंड सो ऑन। तो x कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू n टर्म डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को देख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एवरेज। इसी तरीके से y का एवरेज और z का एवरेज भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएंगे x, y, z कोऑर्डिनेट। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है। टू पार्टिकल सिस्टम मीन्स केवल दो पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम। सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल का अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो उस लाइन में कहीं पे सिचुएटेड होगा, राइट। तो इसको चलो प्रूव करते हैं। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये दो पार्टिकल्स m1 और m2 रखे हुए थे और इनके हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे। सपोज दिस इज r1 वेक्टर और दिस इज r2 वेक्टर। और अभी हम लोग एज्यूम कर लें कि सेंटर ऑफ मास m1 m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन में नहीं है, कहीं अलग है, यहाँ पे है, और इसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास RCM। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हम लोगों ने अभी लर्न किया था कि सेंटर ऑफ मास इज द एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास लिखेंगे RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले कुछ इस तरह से। अब सपोज हमने यहाँ पे m1 की पोजीशन और m2 की पोजीशन को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया। सपोज r1 वेक्टर, r1 डैश और r2 डैश आर द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, किसकी, m1 और m2 की। सपोज हमने r1 डैश और r2 डैश ये पोजीशंस ले ली, राइट। तो अब हम लोग r1 वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं RCM और r1 डैश से। आप देख सकते हो एक वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, r1 वेक्टर इज इक्वल टू RCM प्लस r1 डैश। सिमिलरली r2 वेक्टर आप लिख सकते हो RCM प्लस r2 डैश। तो यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे रीअरेंज करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे m1 से तो ये आएगा m1 RCM और ये m2 RCM और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश इज इक्वल टू 0। फर्दर इसे रीअरेंज कर लें तो ये आएगा m1 r1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 r2 डैश। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। आपको मालूम है कि m1 और m2 एक स्केलर क्वांटिटीज हैं, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटीज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे ये r1 डैश और r2 डैश एक लाइन में होना कंपलसरी है, लेकिन ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, r1 डैश एंड r2 डैश आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए और जो इनके हमारे पास जो कॉमन पॉइंट हैं, टेल्स हैं, वो ज्वाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कहेंगे C पॉइंट सेंटर ऑफ मास शुड बी लाइज इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिकल। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम।
दो पार्टिकल्स अगर होंगे और उनको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उस लाइन में लाई करेगा। ओके, तो इस इक्वेशन को जो अभी हमने लिखी थी m1 r1 डैश इज इक्वल टू m2 r2 डैश विद अ नेगेटिव साइन, इसको मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे, राइट। और ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि दोनों m1 m2 आप देख रहे हो कि एक लाइन में और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दोनों लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल के मिड में कहीं पे भी, या कहीं पे भी इस मिडिल पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ कहीं रहेगा। ये r1 डैश है और ये r2 डैश है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m1 r1 डैश इज इक्वल टू m2 r2 डैश, राइट। ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मॉडुलस ले लें अगर, तो ये मॉडुलस लेने में नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी r1 डैश डिवाइडेड बाय r2 डैश इज इक्वल टू m2 बाय m1, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल पाई, राइट। हम लोग लिख सकते हैं r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास हमेशा जो हैवियर मास होगा, अगर m की वैल्यू ज़्यादा होगी तो r डैश की वैल्यू कम होगी। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सेंटर ऑफ मास इज लेस क्लोजर टू द मैसिव पार्टिकल। जिसका मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के पास होगा, राइट। अब हम लोग सपोज लोकेशन निकालें, मान लो कि m1 का मास ज़्यादा है और m1 की हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं c से। तो सपोज दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल l है, तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 डैश की वैल्यू हो जाएगी l माइनस r1 डैश। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से c के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पोजीशन निकालना चाह रहे हैं तो लिखेंगे m1 मल्टीप्लाइड बाई r1 डैश इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई r2 डैश, और r2 डैश की वैल्यू हो गई l माइनस r1 डैश। रीअरेंज कर लेंगे तो इससे हमें वैल्यू आ जाएगी r1 डैश की। r1 डैश इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू m1। इसी तरीके से हम लोग r2 निकाल सकते हैं। अगर हम लोग r2 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई l। l इज द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन लर्न करते हैं कुछ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशंस के थ्रू। तो चलते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन में। गिवन है 4 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg are placed at 4 vertices A, B, C, D respectively of a square of side 1 meter. Find the position of the center of mass of the particles. हमारे पास ये M1, M2, M3 और M4 ये स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं और हमें यहाँ पे इन पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल्स M1, M2, M3 है इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, राइट। तो M1 की पोजीशन हमारे पास हो जाएगी 0 एंड 1, x1 और y1 कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। इसको x2, y2 लिख लें और इसकी पोजीशन 1 मीटर हो जाएगी। थर्ड की देखें M3 की, इसकी पोजीशन हमारे पास हो जाएगी 1 मीटर एंड 0, और ये 4 पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है x4 और y4 0 0। ओके, अब हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन जो x एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, लिखेंगे xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब वैल्यू रख देते हैं। हमें मासेस गिवन थे 1 2 3 4, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट सभी की मालूम है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, ओके, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 और मास का सम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 3 5, और ये 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर, और दैट इज 0.5 मीटर। तो ये हमारे पास आया x कोऑर्डिनेट। सिमिलर फैशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये वैल्यूज़ तो गिवन है सभी, तो अब हम लोग यहाँ पे YCM लिख लेते हैं। YCM के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब M1, Y1, M2, Y2 इन वैल्यूज़ को रख दें।
अगेन कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.3 मीटर। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है XCM YCM दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड 0.3 मीटर, राइट। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल सिस्टम का आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। इस सिचुएशन में गिवन है कंसीडर 2 पार्टिकल सिस्टम विद पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। अब हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है m1 और m2। गिवन है इफ फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू डिस्टेंस स्मॉल d, by what distance should the second particle be moved so that to keep the center of mass at the same position। हमारे पास सिचुएशन क्या है, 2 पार्टिकल रखे हुए हैं, सपोज उनको हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। हम लोगों ने लर्न किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम हमेशा लाई करता है दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, राइट। तो हमने एक पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल सपोज m1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश कर दिया स्मॉल d। तो पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन रखने के लिए जो सेकेंड पार्टिकल है वो कितना मूव करेगा और कहाँ मूव करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन का। सपोज ये m1 m2 2 पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग 2 पार्टिकल सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है C है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो पार्टिकल m1 था उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ मास की तरफ, राइट। ये सपोज x1 डिस्टेंस थी और ये x2 डिस्टेंस थी, ये इनिशियल डिस्टेंस थी। अब हमने डिस्प्लेस किया है इस तरह से स्मॉल d। तो कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल कहाँ पे और कितना डिस्प्लेस होगा, राइट। अब हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पार्टिकल्स, और ये डिवाइड करता है सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। दैट मीन्स अगर हम लोग लिखें m1 डिवाइडेड बाई m2, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 होगा x2 डिवाइडेड बाई x1, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये रेशो हमारे पास होगा m1 बाई m2 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई x1। रीअरेंज कर लें, ये वैल्यू आएगी m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, राइट। ये हमारे पास x1 x2 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से m1 की और m2 की। अब अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया m1 को स्मॉल d डिस्टेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, तो आप देख सकते हो x1 की वैल्यू कम हो गई। x1 अगर कम हो गया और हमें सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन में रखना है तो x2 भी कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड पार्टिकल जो होगा वो सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट करेगा टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं d डैश। तो सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई d डैश, ओके। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हुई पार्टिकल m1 से x1 माइनस d और m2 से डिस्टेंस हुई x2 माइनस d डैश। तो हम लोग इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है d डैश की वैल्यू। अब हम लोग रीअरेंज कर लें, हम लोगों को मालूम है m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा m1 d माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू m2 d डैश, इट इज अगेन विद द नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, राइट। हमें d डैश कैलकुलेट करना और d डैश की वैल्यू आ जाएगी m1 बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d। ये इतनी डिस्टेंस हम लोग सेंटर ऑफ मास की तरफ अगर शिफ्ट कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज रहेगी, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने लर्न किया कि डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में, लाइन के फॉर्म में हो सकता है या किसी वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है या सरफेस के फॉर्म में हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सपोज हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे मास एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे मास एलिमेंट की बात करेंगे, ओके। अब हमें यहाँ पे जितने भी मास एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है इस मास में
जो इस ऑब्जेक्ट में, उनकी एवरेज पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे सिग्मा mx डिवाइडेड बाई सिग्मा m। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए, लोकेट करने के लिए रिप्लेस कर देंगे सिग्मा साइन या समेशन साइन को इंटीग्रल साइन से, क्योंकि हम लोगों ने लर्न किया है कि कभी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली वैरी कर रही है, वहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो सिग्मा की जगह आ जाएगा अब साइन हमारे पास इंटीग्रल का, तो लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी एम। सिमिलरली वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ओके, हम लोग को मालूम है ये इंटीग्रल डी एम इज़ द समेशन ऑफ द मास ऑफ ऑल एलिमेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एम से। तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। सिमिलरली वाई और जेड के लिए हम लोग इसकी पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिख सकते हैं। लिखेंगे आर सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल आर मल्टीप्लाइड बाई डी एम, आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। ओके, तो ये था हमारे पास फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर द कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम लोग कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रल करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरह से हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्री है प्रेजेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री पॉइंट सिमेट्री हो सकती है, लाइन सिमेट्री हो सकती है, या प्लेन सिमेट्री हो सकती है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ सच ऑब्जेक्ट, इस तरह के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करता है पॉइंट सिमेट्री में, या लाइन सिमेट्री में, या प्लेन सिमेट्री में। ओके, हम लोग यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉइंट सिमेट्री, लाइन सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री। सबसे पहले हम लोग पॉइंट सिमेट्री देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, या हमारे पास हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सेंटर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो हम लोग कहेंगे दिस सेंटर इज हैविंग द पॉइंट सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, पॉइंट सिमेट्री में, या लाइन सिमेट्री में, या प्लेन सिमेट्री में। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन सिमेट्री है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। सिमिलरली हमारे पास एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास कोई प्लेन प्लेट है, लेमिनर प्लेट है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि सिमेट्री सेंटर के अबाउट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट सिमेट्री हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटीग्रल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेट है, अगर आप इसके डायगनल को ज्वाइन कर दो, तो डायगनल का जो इंटरसेक्शन होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, उसके अबाउट आप देख सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। आप सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाओगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट, डायगनल के अबाउट जाओगे, इस डायगनल के अबाउट या इस डायगनल के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट सिमेट्री प्रेजेंट है, तो पॉइंट सिमेट्री में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होगा, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे डायगनल को ज्वाइन कर दें, तो जहाँ पे डायगनल कट करेंगे वहाँ पे पॉइंट सिमेट्री होगी और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन उस पोजीशन में होगी। तो रफली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मटेरियल, तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा या उसके सेंट्रॉइड में होगा। अब बात करते हैं लाइन सिमेट्री की। लाइन सिमेट्री में सपोज मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर वायर है, इस तरह से सेमी सर्कुलर वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देयर इज अ लाइन सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होता है पॉइंट सिमेट्री में या लाइन सिमेट्री पे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इस लाइन में सिचुएटेड होगा। कहाँ पे होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा एक कैलकुलेशन बच जाएगा, हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या होगा, 0। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी केवल वाई कोऑर्डिनेट की। एक और ऑब्जर्वेशन, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे प्रेजेंट मैं दिखला रहा हूँ वहाँ पे मास नहीं है, मास यहाँ पे प्रेजेंट है केवल इस सेमी सर्कुलर सेक्शन में।
तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास उस पोजीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है जहाँ पे कोई मास ना हो, राइट। तो जैसे इस पोजीशन में सेंटर ऑफ मास होगा। एक लाइन सिमेट्री का एक और केस देखते हैं। सपोज मेरे पास एक प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट है इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल बी प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी हमें एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। हमें यहाँ पे केवल एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट, जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली सपोज मेरे पास कोई हेमीस्फेरिकल इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से अगर मैं सेंटर से पास होने वाली ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट, इस प्लेन के जो इसका बेस है उसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन आप देख सकते हो वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमें भी एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहाँ पे केवल एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से सपोज मेरे पास एक कोन है, आप देख सकते हो इसकी एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, क्योंकि हायर ग्रेटर मास होगा बेस के पास, तो बेस के पास होगा रिलेटिवली। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि हमें यहाँ एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना बच जाएगा, केवल हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिमेट्री कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कुछ 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल सपोज ऑब्जेक्ट हैं और स्पेस पे रखे हुए हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने लर्न किया था कि अगर हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी ऑब्जेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं जो स्पेस पे रखे हुए हैं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, उसके सेंटर ऑफ मास में हम लोग एज्यूम कर लेंगे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उन ऑब्जेक्ट को हम लोग एज ए पॉइंट मास ट्रीट करेंगे। और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का, वही जो डिस्क्रीट मासेस के साथ लगाते थे, दैट इज RCM इज इक्वल टू M1R1 M2R2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट हैं, राइट, ये ऑब्जेक्ट हैं, और अगर हमें इन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो देख सकते हो कि ये हमारे पास स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर होगा, ये प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास ये सेंटर होगा, ये स्क्वायर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास डायगोनल जहाँ कट करेंगे वहाँ होगा। तो इनकी पोजीशन लिख लेंगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे टोटल मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वही डिस्क्रीट मास का फॉर्मूला, दैट इज M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, जितने भी मासेस है उनका सम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन पहले से डिस्कस कर लें। सपोज हमारे पास कोई लैमिना टाइप या 2 डायमेंशनल बॉडीज हों और वो स्पेस पे रखी हुई हैं, और उनका हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। लेकिन एक चीज़ और कि अगर हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है किसी 2 डायमेंशनल बॉडी पे, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मास भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो मास का फॉर्मूला लिखा था सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में, दैट इज M1R1 प्लस M2R2, वहाँ पे मास की जगह हम लोग एरिया के टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान है। तो अब हम लोग सपोज यहाँ पे प्लेट्स रख रहे हैं M1 M2, ये सर्कुलर प्लेट और ये स्क्वायर प्लेट। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और यहाँ डायगोनल कट करेंगे ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये R1 और ये R2, राइट। ये 2 डायमेंशनल बॉडीज हैं। अब इन ग्रुप ऑफ द 2 डायमेंशनल बॉडी का अगर हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, एज्यूम कर लें कि इनकी थिकनेस निग्लिजिबल है, लैमिनर बॉडीज हैं।
तो हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखते हैं m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर और भी बॉडीज होती तो उनका सम कर देते, लेकिन हम लोग इसके मास को एक्सप्रेस कर सकते हैं डेंसिटी और एरिया के टर्म में। सपोज इनकी थिकनेस चाहे हमारे पास प्लेट हो या ये वाली स्क्वायर प्लेट हो, सर्कुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट, दोनों की थिकनेस मान लो स्मॉल टी है और दोनों हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो सेम मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज सेम। तो हम लोग मास का रिलेशन लिख सकते हैं, मास इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस स्मॉल टी, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे m1 की जगह लिख लेंगे रो मल्टीप्लाइड बाई a1 मल्टीप्लाइड बाई टी, m2 की जगह लिख देंगे रो मल्टीप्लाइड बाई a2 मल्टीप्लाइड बाई टी। सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो रो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, टी वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एरिया के रिलेटेड टर्म, दैट इज a1r1 प्लस a2r2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। जो हमारे पास a जो लिखा हुआ था दैट इज द एरिया और रो इज द डेंसिटी, राइट। इसका मतलब हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में हम लोग कोई लेमिनर बॉडी है तो उनका एरिया भी यूज कर सकते हैं। ओके